स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूज टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट बेनिफिट्स पीपल। दोस्तों, ये कहना है इंडियन डिजिटल आर्किटेक्ट नंदन निलेकानी जी का, जिनके द्वारा बनाए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज पूरा देश टिका हुआ है। देखा जाए तो यूपीआई और आधार कार्ड जैसे एसेंशियल फ्रेमवर्क के फाउंडर माने जाने वाले नंदन निलेकानी जी ने न सिर्फ इंडिया को उसका पहला आईटी स्टार्टअप इन्फोसिस दिया, बल्कि 13 इयर्स तक लगातार इंडियन गवर्नमेंट की मदद करते हुए भारत के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद की, जिससे इंडिया के बड़े सोसाइटल प्रॉब्लम को आज टैकल करना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों, नंदन निलेकानी आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के एक सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उनकी असली पहचान इन सब से अलग डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट के तौर पर ही की जाती है। उनकी एक्सेप्टेंस आज इंडिया में कैसी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2014 में जब नंदन निलेकानी जी ने कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बीजेपी कैंडिडेट से हार गए, फिर भी आगे निलेकानी जी ने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ही सबसे बड़े डिजिटल डेवलपमेंट किए, जो उनकी इंपॉर्टेंस को क्लियरली शो करता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों नंदन निलेकानी देश का IT मिनिस्टर होना डिजर्व करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा 50वां एपिसोड है एंड ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ तक आना बगैर आपके सपोर्ट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए सबसे पहले आपके प्यार, फीडबैक और मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक हमने अलग अलग टॉपिक्स को वैल्यूएबल इनसाइट के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, एंड नाउ वी आर इन अ मिशन टू मेक इंडियाज बेस्ट कंटेंट, जहां आपको और भी एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने चैनल की प्लेलिस्ट में इंडियाज बेस्ट कंटेंट एंड केस स्टडीज बाय अनुराग पांडे के नाम से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, जहां पर आप सारे वीडियोस को सर्च या फिर देख सकते हैं। एंड दोस्तों, आप इस मौके पर अपना कोई फीडबैक या फिर मैसेज हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, नंदन निलेकानी जी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता मैसूर के मिल में जनरल मैनेजर थे, जो कि खुद भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और फेबियन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, जिसका असर नंदन निलेकानी पर बचपन से ही पड़ा। देखा जाए तो नंदन निलेकानी जी की शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर से हुई, जिसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए वो IIT बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। दोस्तों, यही वो टाइम था जब नंदन निलेकानी जी का माइंड सबसे ज्यादा ओपन हुआ। IIT बॉम्बे में पढ़ाई करते हुए वो ये बात समझ गए थे कि दुनिया का फ्यूचर टेक ही है। ऐसे में उन्होंने कॉलेज के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड कंपनी में जॉब लेने की सोची, जिसका नाम था पट्टानी कंप्यूटर्स। दोस्तों, जॉब के लिए जब वो इंटरव्यू देने गए तो जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया वो थे R नारायण मूर्ति, जो पट्टानी कंप्यूटर्स में पहले से काम कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उसी इंटरव्यू के दौरान ही नारायण मूर्ति नंदन निलेकानी के पोटेंशियल को समझ गए थे, और उन्हें निलेकानी का दुनिया को लेकर विजन बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा कि वो खुद सोचते थे, यानी कि द फ्यूचर इज टेक। देखा जाए तो ये वो टाइम था जब IBM ने अपने कंप्यूटर्स तो निकाल दिए थे, लेकिन दुनिया भर में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली बड़ी कंपनीज ने जन्म नहीं लिया था, और न ही बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। खैर, इंटरव्यू में तो नंदन निलेकानी सेलेक्ट हो गए, लेकिन नारायण मूर्ति ने उन्हें ज्यादा दिनों तक पट्टानी कंप्यूटर्स में काम नहीं करने दिया, बल्कि उनके साथ 5 और लोगों को मिलाकर देश के पहले IT स्टार्टअप यानी कि इन्फोसिस की शुरुआत की। दोस्तों, इन्फोसिस की शुरुआत भी अपने आप में बहुत रोचक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नंदन निलेकानी, नारायण मूर्ति और उनके 5 दोस्तों को मिलाकर भी किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कैपिटल जमा कर सके। ऐसे में नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति ने अपने पास रखे हुए 10,000 रुपए दिए, जिसके बाद वो इस कंपनी की पहली इन्वेस्टर बनी, और तब कहीं जाकर इन्फोसिस की शुरुआत हो पाई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी कंपनी के पास काम करने के लिए कोई ऑफिस स्पेस नहीं था। आयरनी तो ये तक थी कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली इस कंपनी के पास एक सिंगल कंप्यूटर भी नहीं था। करीब 2 साल तक कंपनी ने बिना कंप्यूटर के ही काम चलाया। फिर 1983 में इन्फोसिस ने डेटा जनरल 32-बिट MV800 मॉडल का पहला कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, और कंपनी के CEO बने नारायण मूर्ति, जिनके साथ नंदन निलेकानी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। दोस्तों, कंपनी ने शुरुआती असफलता के बाद 90s के लिबरलाइजेशन के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो देखते ही देखते दुनिया की बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने लगी। 1981 से 2002 तक कंपनी के CEO रहे नारायण मूर्ति ने 2002 में CEO की पोस्ट नंदन निलेकानी को सौंप दी, और इस तरह से इन्फोसिस कंपनी के नए CEO बने नंदन निलेकानी। दोस्तों, उनके CEO बनते ही कंपनी में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। देखा जाए तो उनके टेन्योर में कंपनी का सेल 38% तक ग्रो हुआ, और कंपनी के मार्केट कैपिटल में 345% की ग्रोथ हुई, जबकि उसी दौरान विप्रो और TCS जैसी कंपनीज के मार्केट कैपिटल में सिर्फ 100% की ही ग्रोथ हुई थी। नंदन निलेकानी की वजह से ही इन्फोसिस पर इन्वेस्टर्स ने भी उस दौरान खूब भरोसा जताया, और कंपनी का रेवेन्यू जो मार्च 2002 तक सिर्फ 2604 करोड़ था, वो 2007 तक 13,149 करोड़ का हो गया था।
दोस्तों इन सबका क्रेडिट नंदन निलेकानी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने तब कंपनी की कमान संभाली थी जब मार्केट में टीसीएस, कॉग्निजेंट और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज इन्फोसिस को टक्कर दे रही थी। उनके उसी शानदार बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से उन्हें कंपनी के साथ ही वर्ल्ड वाइड पहचान भी मिली और 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों अपने 5 साल के ग्लोरियस सीईओ के पीरियड के बाद नंदन निलेकानी ने 2007 में इन्फोसिस के सीईओ पोस्ट को छोड़कर को चेयरमैन ऑफ बोर्ड मेंबर्स बनना सही समझा, जिस पर वो 2 साल तक काम करते रहे। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि उनके ऊपर बचपन से सोशलिज्म का प्रभाव था, इसलिए वो देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे, जो शायद इन्फोसिस में रहकर कर पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में दोस्तों 2009 में उन्होंने इन्फोसिस को छोड़ दिया और अपने नए कैरियर की शुरुआत की, जो उन्हें इंडिया का डिजिटल आर्किटेक्ट बनाती है। दोस्तों आइए जानते हैं नंदन निलेकानी के दूसरे एरा के बारे में, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया और जिससे आज पूरा देश जुड़ा हुआ है। दोस्तों नंदन निलेकानी जी का इन्फोसिस में कंट्रीब्यूशन और उनके विजन को देखकर देश के बड़े बड़े लोग उनसे प्रभावित थे। वो खुद भी कहते हैं कि मई 2009 में जब मनमोहन सिंह दूसरी बार कैबिनेट बना रहे थे, उस टाइम उनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एचआरडी मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया गया था। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद जुलाई 2009 में उन्हें मनमोहन सिंह के द्वारा ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI का चेयरमैन बनने का ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये काम उनके इंटरेस्ट का था। दोस्तों आपको बताते चलें कि UIDAI चेयरमैन होना एक तरह की कैबिनेट पोस्ट ही होता है और इतने बड़े देश में सबकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर करना बहुत ही बड़ा काम होने वाला था। ऐसे में प्रोजेक्ट का हेड बनना जहां एक और नंदन निलेकानी जी के लिए गर्व की बात थी, वहीं दूसरी ओर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और दोस्तों स्पेशल बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने 54 साल की उम्र में ली थी, जब लोग आमतौर से रिटायर हो जाया करते हैं। लेकिन नंदन निलेकानी जी का मानना था कि इन्फोसिस से निकलकर UIDAI को ज्वाइन करना उनके लिए सेकंड स्टार्टअप का हिस्सा बनने जैसा था। दोस्तों नंदन निलेकानी की लीडरशिप में सितंबर 2010 में आधार नंबर इशू किए जाने की शुरुआत हो गई। लोगों को आधार कार्ड दिए जाने लगे और यही आधार कार्ड ही डिजिटल इंडिया की नींव का पहला पत्थर बना। आपको बता दें कि आज आधार नंबर के जरिए क्रिएट किया जाने वाला आइडेंटिफिकेशन दुनिया में लार्जेस्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। देश के 1.3 बिलियन यानी कि रफली 99% लोगों के पास उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे न सिर्फ बहुत हद तक फेक आइडेंटिटीज को एलिमिनेट किया गया है, बल्कि इसी आधार कार्ड के जरिए KYC और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से 435.7 मिलियन बैंक अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के अंडर खोले गए हैं, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सभी स्कीम्स का फायदा और सब्सिडी सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचने लगी है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि आधार कार्ड जैसे ही बना वो देश में एक्सेप्ट कर लिया गया, बल्कि इसकी एक्सेप्टेंस को लेकर विरोध भी देखने को मिला और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बनाया गया था। देखा जाए तो 2016 से पहले उसका कोई लेजिस्लेटिव बेस नहीं था। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी प्राइवेसी की, क्योंकि आधार हमारे फिंगरप्रिंट्स के साथ ही साथ हमारे रेटिनल इंफॉर्मेशन को UIDAI के डेटाबेस में सेव करता है। ऐसे में करोड़ों लोगों के डेटा और प्राइवेसी की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती थी। दोस्तों इन्हीं दिक्कतों की वजह से आधार कार्ड को 2012 में केरला हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट भी पेश किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हमारे बायोमेट्रिक डेटा की बात की। देखा जाए तो उनका कहना था कि सरकार इस डिटेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, उसका कोई सॉलिड प्लान नहीं है और इस तरह से एक प्राइवेसी वायलेशन का मामला हो जाता है। साथ ही जब गवर्नमेंट आधार कार्ड को हर सरकारी स्कीम के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर रही थी, उस टाइम पर इसको लेकर कहा गया कि सबके पास तक गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुंचाना ये गवर्नमेंट की बेसिक लायबिलिटी है, जिसे आधार की शर्त पर पहुंचाया जाए ये सही नहीं है। दोस्तों केरला हाईकोर्ट के जज द्वारा उठाए गए सवालों को गवर्नमेंट और नंदन निलेकानी जी की टीम ने एज अ फीडबैक लिया, जिसके बाद उसमें सुधार करते हुए 11 मार्च 2016 को लोकसभा में आधार एक्ट के रूप में पास कराया गया, जिससे आधार एक वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बन सका। देखा जाए तो तब तक नंदन निलेकानी जी गवर्नमेंट और उसके काम करने के तरीकों को समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने तय किया कि अब वो पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। ऐसे में 2014 में बेंगलुरु साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी कैंडिडेट के हाथों हार मिली और यहीं से नंदन निलेकानी ने यह तय किया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट ने नंदन के साथ आइडियाज और विजन पर भरोसा जताया और इसलिए 2016 में नंदन निलेकानी ने भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जो UPI के रूप में सामने आया, जिसकी मदद से आज हम सेकंड्स में पैसे एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे देश में जहां पैसे ट्रांसफर करना इतना मुश्किल होता है कि उसके लिए आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं, लेकिन नंदन निलेकानी जी का ही विजन था कि आज भारत के लगभग हर हिस्से में UPI ऐप्स के QR कोड्स के जरिए न सिर्फ छोटे बिजनेसेस फल फूल रहे हैं, बल्कि लोग पैसे को लेकर भी सेफ महसूस कर रहे हैं।
देखा जाए तो बढ़ते बैंक ट्रांसफर की वजह से आज इंडियन इकोनॉमी में डिजिटल पेमेंट आज तेजी से अडॉप्ट हो रहा है। आज भारत में यूपीआई फ्रेमवर्क के जरिए डिफरेंट ऐप्स की मदद से पैसे ट्रांसफर करने वालों की संख्या करीब 260 मिलियन तक पहुंच गई है। मई 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया में 9.2 बिलियन डिजिटल पेमेंट किए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आज इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। दोस्तों, यूपीआई के अलावा फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन को आसान बनाने के लिए भी नंदन निलेकानी ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज टोल कलेक्शन में होने वाले करप्शन और असुविधा को कम करने में मदद मिली है। इन सब के अलावा 2017 से पहले भारत में कोई सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम नहीं हुआ करता था। ऐसे में लोगों को अलग अलग तरह के टैक्स भरने पड़ते थे और बहुत ही तरह के टैक्स होने की वजह से उन्हें मॉनिटर करना और टैक्स चोरी को रोकना भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में सरकार ने GST के जरिए सभी टैक्स को एक करते हुए न सिर्फ इंडियन टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, बल्कि ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर किया है, जिसे पॉसिबल करने और GST की वेबसाइट और उसके काम करने के तरीकों को डिजाइन करने में भी नंदन निलेकानी जी ने GSTIN के साथ बहुत ही करीब से काम किया है। दोस्तों, आज जिस पोर्टल के जरिए पूरे देश में अलग अलग तरह के टैक्स को सेंट्रलाइज करके उसे GST के रूप में मॉनिटर किया जाता है, उसे भी इन्फोसिस ने डिजाइन किया है, जिसमें नंदन निलेकानी का बड़ा रोल रहा है। इस तरह से देखें तो इंडिया को आधार कार्ड, UPI, फास्टैग और GST जैसे न्यू डिजिटल फ्रेमवर्क से जोड़कर उन्होंने भारत को डिजिटाइज करने का अपना काम पूरा कर दिया है, जिसके बाद 2017 में उन्होंने वापस से इन्फोसिस को ज्वाइन कर लिया और आज भी वो इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इंडिया के फ्यूचर को लेकर नंदन निलेकानी जी के विजन को देखें तो उनका ये मानना था कि आज जिस तेजी से इंडिया और इंडियन यूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं, वो हर तरह के सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बेहतर साबित होगा। साथ ही उनका ये भी विजन है कि आज इंडिया जिस तरीके से बदल रहा है, उससे बात क्लियर है कि आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी जो आज प्रीपेड है, वो आने वाले सालों में पोस्टपेड हो जाएगी, जिससे छोटे और स्मॉल बिजनेसेस के साथ ही लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट की डेफिशिएंसी मार्केट से खत्म हो जाएगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, एक तरह से देखें तो जब भी किसी विजनरी और वेल एजुकेटेड पर्सन को गवर्नमेंट में फ्रीली काम करने का मौका मिलता है, तो उसने इंडिया में कई बेहतर रिफॉर्म्स करके दिखाए हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, एस जयशंकर की नई और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हो, या फिर नंदन निलेकानी का डिजिटल रेवोल्यूशन। दोस्तों, इन सब से भारत न सिर्फ मजबूत हुआ है, बल्कि उसकी वर्ल्ड वाइड भी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। इसलिए देश को ऐसे और नंदन निलेकानी की जरूरत है जो उसके फ्यूचर के लिए क्लियर और ब्राइट विजन रखते हों। ऐसे में नंदन निलेकानी के कामों को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर नंदन निलेकानी को सालों तक गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर काम करते हैं तो उससे कई जरूरी बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसे में वो देश के IT मिनिस्टर बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं। वैसे दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।